Hello students, wish you a very good morning. This is me, Aisha Joshi ma'am, and you are watching me on your online classes, that is Makams online. अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हम अब तक पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम पार्ट ए का यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 3 का एक या दो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, मतलब हम अब तक थर्ड यूनिट तक पार्ट ए में पहुंच चुके हैं। इसलिए क्योंकि थर्ड यूनिट तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं पार्ट ए में, तो हमने पार्ट बी को उठा लिया था। पार्ट बी के अंदर जो है हम डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे। पार्ट बी के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर आर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम सेकंड चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम स्टार्ट कर चुके थे। फंडामेंटल राइट्स कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, कितने राइट्स ऐड किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के फर्स्ट टू, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू स्पीच का जो कंसेप्ट था, एक्सप्रेशन का, वो हम पूरा अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम थर्ड जो पॉइंट है उससे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कोई भी आपको अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक्सप्लॉइट का क्या मतलब हो गया, देखो जनरली क्या होता है कि कंसेप्ट होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है कि जब भी कोई चाइल्ड लेबर करता हुआ नजर आता है, कोई नजर आ रहा है हमें कि बच्चे से काम करवाया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीजें एक्सप्लॉयटेशन में आती है। प्रताड़ित करना, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हो, ये कहता है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 क्या कहता है, जब भी आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाओ और कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, इसी के अंदर 24 आर्टिकल के अंदर एक अमेंडमेंट भी किया गया है चाइल्ड लेबर लॉ का। चाइल्ड लेबर लॉ पूरा एक लॉ है जो इसमें सत्यापित किया गया है 24 आर्टिकल के अंदर, जिसके अंदर पूरी तरीके से चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है, उसके अगेंस्ट होने वाले एक्शंस के बारे में बताया गया है। अगर आप चाइल्ड लेबर करवाते हैं, अपनी फैक्ट्री, शॉप, कहीं पर भी चाइल्ड लेबर अपॉइंट करते हैं और आपसे काम करवाते हैं, बच्चों से लेबर करवाते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है और उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप एक पर्सन, एक मानव के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, देखिए राइट टू फ्रीडम हमने पहले भी लिया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सिंपल कंसेप्ट लिया है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार, कहीं रहने का अधिकार। राइट टू रिलीजन का मतलब है धर्म का अधिकार। आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप ये धर्म अपनाओ, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ये धर्म अपना तो लिया ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं करो, ये पूजा नहीं करो, ये यहाँ ना जाओ, ये आप नमाज ना पढ़ो, या आप ये जो है चर्च ना जाओ, ये सारी चीज़ें कोई आपसे नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आपको पूर्ण अधिकार है अपना रिलीजन चुनने का और उस चुने हुए रिलीजन पे अमल करने का। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इस रिलीजन को क्यों अपना रहे हैं, या आपको ये धर्म अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और इस बेसिस पर सोशली आपसे किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आपके जो कल्चर से रिलेटेड, जो कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं, आपने मान लो आपने कोई अपने काम का कोई कल्चर है जिसे फॉलो कर रहे हैं, तो कोई आपसे आकर ये नहीं कहेगा तुमने ये क्यों पहन रखा है, ये तुमने ये कल्चर क्यों फॉलो किया, क्योंकि ये उसका पूर्ण अधिकार है, आपका पूर्ण अधिकार है। आप अपने कल्चर की बेसिस पर जो है अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, और उसी के साथ में आपको एजुकेशन के भी पूरे राइट है। मतलब आप एजुकेशन तो कंपलसरी कर दें आजकल 14 साल तक के बच्चों को, तो पूरी एजुकेशन कंपलसरी है। एजुकेशन के साथ साथ आप कितना भी पढ़े, आप कितने भी बड़े ऑफिसर बनना चाहें, कितना भी हाई लेवल पे पढ़ना चाहें, फॉरेन जाके पढ़ना चाहें, कोई भी आपको रोक नहीं सकता इस मुद्दे पर। कोई भी पर्सन आपको आकर ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है कि हमें एजुकेशनल राइट्स है, हमारे पास में एजुकेशन का पूर्ण अधिकार है और हमें अपने कल्चर का भी पूर्ण अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, 6th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप
संविधान में दी गई जो आपको जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए अच्छी है, या कोई भी कार्य ऐसा संविधान से संबंधित है, जो अधिकार आपको दिए गए, रेमेडीज आपको दी गई संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी आपको ये नहीं कह सकता, रोक नहीं सकता उन संवैधानिक चीज़ों का उपयोग करने से। क्यों? क्योंकि आपको पूर्ण अधिकार है अपने आधार पर, संविधान के आधार पर चीज़ों को इस्तेमाल करने का, ठीक है, और संविधान के आधार पर चीज़ों को जीवन में उतारने का, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को अपनाने का, संविधान के द्वारा दी गई रेमेडीज है उनको फॉलो करने का। तो कोई आपको आकर के ये नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ये नहीं करना है तुझे, फंडामेंटल राइट्स तेरे लिए नहीं है, फंडामेंटल लाइबिलिटीज तेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता। सब चीज़ें सभी के लिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देश का हर व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या आप या मेरे जैसे लोग हों, हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, सभी लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये चीज़ हमें कहाँ मिलती है? ये आर्टिकल 32 और 226 में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और 7वां नंबर जो है इसके अंदर राइट ऐड किया गया था, लेकिन ये जो राइट है ये 1978 के अंदर इसे अबॉलिश कर दिया गया था, अबॉलिश्ड बाय 1978। क्या रीजन है इसका, क्यों अबॉलिश किया गया था? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कोई आपका जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड मैटर है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर परफॉर्मेंस और योर पर्टिकुलर सिचुएशन। दैट्स व्हाई राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया कब? 1978 को, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई आपको? ये सारी चीज़ें आज हमने फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। समझ में आ रहा है? आप इसे नोट कर लीजिए। कर लिया आपने। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है, देखिए ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं, बाकी इसके बारे में कल पूरे क्लास लेंगे अपन। कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, वो पूरी क्लास पे होगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लगा के 51 तक है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। क्या है ये? डायरेक्टिव, अपने आप में देखो फंडामेंटल राइट्स दिए जो तो दिए, इसके अलावा हमें और भी अच्छी चीजें दे दी उन्होंने। क्या दी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिवली आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करवा दी। किसने? सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। कुछ प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसीज बता दी आपको, जिसके तहत किसी भी एक स्टेट के अंदर डायरेक्ट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। मतलब ये पावर्स जो है कुछ अपने आप डायरेक्टिव लेवल पे प्रोवाइड करवा दी गई स्टेट्स को, जिसके लिए उन्हें सेंट्रल पे और फिर डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े। जैसे पंचायती राज सिस्टम, वो डायरेक्ट उनका खुद का अधिकार स्टेट लेवल पे, छोटे कामों के आधार पर वो अपने डिसीजंस खुद दे सकते हैं, कौन पंच बनेगा, ये सब कुछ। उसके लिए आपको वोटिंग, देन पार्लियामेंट एंड इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड की गई। B.R. अम्बेडकर साहब ने इसे, इस पूरे सिस्टम का जो है एक पूरा, हम कह सकते हैं एक नोबल फंक्शन बताया। क्या बताया? नोबल फीचर। ये पूरे संविधान का एक बहुत ही अद्भुत फीचर है, एक बहुत अद्भुत चीज है ये पूरे संविधान की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, जो कि 36 से 51 आर्टिकल्स के अंदर दी गई है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसको एक अलग से टेक्सचर के साथ में कल इस वीडियो का, कल इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा आपके सामने,
लास्ट टॉपिक रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके डिजाइन्स और इससे होने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल जो बदलाव है या जो प्रपोर्शंस है वो हम कल देखेंगे। तो कल का वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके अलावा कल फंडामेंटल राइट्स का वीडियो हमने लिया था। आज सेकंड हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। थर्ड हम इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। 3 वीडियोस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, आप नोट्स बनाइए इन सब चीज़ों के। और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, जैसे मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आपसे इन सब चीज़ों की, है ना। मैं आप पॉज करके उसे और उसके बारे में देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका काम ईजी हो जाएगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को अटेंड करना, है ना। तो आप कहेंगे कि भाई मैम आप तो जितना बता रही हैं उतना तो है ही नहीं, क्या चैप्टर इतना ही क्या? नहीं, चैप्टर बड़ा है, चैप्टर के अंदर चीज़ें दी गई हैं, वो मैं आपसे स्क्रीन पे अभी शेयर कर लेती हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और पॉज करके उन चीज़ों को नोट कर लीजिए, पढ़िए उन चीज़ों को, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। चैप्टर 2 है, पार्ट बी, चैप्टर यूनिट 1, चैप्टर 2, डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। ये आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एंड नेसेसिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं पहले, जिसके अंदर हमने देखा है 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था, बिकॉज इट वॉज नॉट द अप्रोप्रिएट subject to include in our Indian constitutional fundamental rights. Okay, फिर यहाँ पे एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर आर्टिकल 14 से 18 तक का है। किसी के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी के साथ कास्ट, रेस, रिलीजन या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स किसी भी लेवल पे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन को भी बिल्कुल अवॉइड, प्रोहिबिट किया गया है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया। राइट टू फ्रीडम को यहाँ एक्सप्लेन किया गया। राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन से रिलेटेड जो फ्रीडम है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस को यहाँ डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा लाइफ और पर्सनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ समझाया गया है, जो कि आर्टिकल 23 और 24 के अंदर आता है, जिसमें चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट को भी यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर आपको अपने मर्जी से कोई भी धर्म चुनने का पूर्ण अधिकार है दिया गया है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंसेस दिखाए गए हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स बताए गए हैं, एंड फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को भी यहाँ शो किया गया है। ठीक है, इसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को यहाँ बताया गया है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, जिसके तहत हेबियस कॉर्पस जो है हेबियस कॉर्पस जो है उसे भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अंदर जो है टू हैव द बॉडी ऑफ के कंसेप्ट को लेकर चला जाता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है, ये लैटिन टर्म है, दैट इज़ टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी भी चीज़ का एक बॉडी होना आपके पास में। चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको ये सारी चीज़ें बोर्ड पे एक्सप्लेन होगी, है ना। मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरियो या फिर वारंटो, ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन होगी कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो जो होगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या अप्रिशिएशन है, क्या क्रिटिसिज्म है, उसे यहाँ पे दर्शाया गया है ना, यहाँ पूरा शो किया गया है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बॉडी को नोवल फीचर भी कहा गया। ये देखिए बी आर अम्बेडकर साहब ने इसे नोवल फीचर बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को सोल बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है अब तक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा। अब देखो पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ो, पॉज करके इन वीडियोस को अगर आप देखोगे, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, इम्पोर्टेंस बताई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस लेवल पे इम्पोर्टेंट होता है ये भी यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए। इसके अलावा एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शो किया गया है यहाँ पे, है ना। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल राइट्स भी हमारे लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हमारे लिए पॉइंट्स है, तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो ये दोनों फ़र्क यहाँ दर्शाए गए हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी यहाँ पे शो किया गया है, पूरा रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे बताया गया है। आप सभी को पता है जितनी ड्यूटीज़ है हमारी 11 ड्यूटीज़ हैं, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। उसके क्रिटिसिज्म को यहाँ बताया गया है आपके सामने, और ये उसके क्रिटिसिज्म हैं, कैटेगरीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की इम्पोर्टेंस को यहाँ बताया गया है, और सरकार द्वारा जो जो काम किए जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंटेशन के, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। 5 ईयर प्लान है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो काम है बैन कर देना, फ्री एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड करवाना, एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बताया गया है, लैंड रिफॉर्म्स जो है उसके प्रिंसिपल्स को यहाँ पे बताया गया। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे जो ब्रीफ में मैं आपको एक बार सब पूरा चैप्टर बता चुकी हूँ। जो भी बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनके लिए इजी हो जाए, इसलिए मैंने आपसे ये सब डिस्कस किया है। यहाँ पे अपनी नोटबुक के अंदर आप फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों को नोट करेंगे। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है अभी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों की पिक्चर्स बताइए। ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पूरी, और फंडामेंटल राइट्स भी मैंने आपको बताए हैं अभी, है ना। देखो फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ फंडामेंटल राइट्स आपकी। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये देखिए फंडामेंटल राइट है, ये फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल्स के साथ में किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है उसके साथ में राइट टू फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल राइट्स, प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दी गई है। इन सब चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो आपको अल्टीमेटली काम क्या करना है, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इसलिए पॉज करके आप इन सब चीज़ों को पढ़िए। पॉज करके पढ़ने से चीज़ें समझ में आती है, और जब पढ़ेंगे चीज़ों को तब समझ में आएगी। मैं कितना भी बोर्ड पे समझा दूँ आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और आएगी तो भी शॉर्ट में, क्योंकि मेरी एक लिमिटेशन है बोर्ड पे पढ़ाने की। मैं बोर्ड पे आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ, आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। हाँ, तो आपको डिटेल में पढ़ने के लिए अल्टीमेटली बुक्स तो चाहिए। तो देखिए आपको बुक भी बता देती हूँ मैं, इस तरह की बुक आपको लेकर आनी है, स्वाति पब्लिकेशंस की पॉलिटिकल साइंस की बुक। ये बुक आप अपने लेकर आ जाइए, जिससे कि आपको पढ़ाई में हेल्प हो सके। ठीक है, और अब बुक्स तो लानी है, ऑर्डर्स आ गए हैं,
21 से पॉसिबली स्कूल्स ओपन हो जाएगी, कंसेंट के थ्रू होगी लेकिन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर। वर्क कंप्लीट करते रहिए और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करते रहिए, ठीक है। टेक केयर।